आज तलक भी ना भूले हम आज। ये कहानी है भारतीय हिंदी सिनेमा के उस दौर के एक ऐसे कलाकार की जिसने हिंदी सिनेमा में कदम रखकर बदल दी सिनेमा की किस्मत और उसकी रूपरेखा को। इस अभिनेता के रंगरूप का दुनिया भर में ऐसा आकर्षण कि ये बन गया हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेता। नाबालिग उम्र में हिंदी सिनेमा के प्रति इस अभिनेता की ऐसी लगन और रुचि कि इस अभिनेता ने 1949 में एक फिल्म को देख डाला 40 बार से भी ज्यादा। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा इस दिल में। यह अभिनेता बचपन में ही अपने पिता के स्कूल से भाग जाना चाहता था और क्यों यह अभिनेता अपने स्कूल को छोड़कर पहुंच जाता था सिनेमा हॉल में। एक स्कूल के हेडमास्टर और किसान का यह बेटा अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध 150 रुपए प्रति माह की नौकरी को छोड़कर अपने घर से सैकड़ों मीलों दूर पहुंच गया फिल्मों में हीरो बनने। और कैसे उसी शहर में फिल्मों में काम और अपनी पहचान बनाने के लिए इस अभिनेता को गुजारनी पड़ी अपनी जिंदगी भूखों पेट। और कैसे उसी तंगहाली में यह अभिनेता लाचारी और बेरोजगार होने की वजह से खा गया बेहद ज्वलनशील पदार्थ, जिसकी वजह से इस अभिनेता की जिंदगी पहुंच गई थी मौत के करीब। जिंदगी के उजाले फिल्मों में नाकामी से शुरुआत करने वाला ये अभिनेता कैसे बन गया 70 के दशक में भारतीय हिंदी सिनेमा का सबसे महंगा और लोकप्रिय अभिनेता। क्यों इस अभिनेता को अपनी पहली फिल्म के लिए मिले थे सिर्फ 51 रुपए? क्यों इस अभिनेता को अपनी असल जिंदगी में लड़ना पड़ा था एक जंगली चीते से? पर आगे चलकर इसी अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को दे डाली लगातार 100 हिट फिल्में। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह। अभिनेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेता की हिंदी सिनेमा में जिस मशहूर अभिनेत्री ने सबसे ज्यादा मदद की, उसी अभिनेत्री को प्यार में धोखा देकर उसके मुंह पर जड़ दिया था जोरदार तमाचा। बात मुझे बहुत पहले ही मालूम हो गई थी। मेरे जैसी अभागन लड़की को तो कब का मर जाना चाहिए। क्यों इस अभिनेता पर लगे अपनी प्रेमिकाओं को सीधा बनाकर कामयाबी हासिल करने के गंभीर आरोप? क्यों इस अभिनेता को एक दूसरी अभिनेत्री से नैन मटक्का करने पर पड़ गया था बेशर्मी का जोरदार तमाचा? और उस तमाचे के बाद क्यों इस अभिनेता ने बना लिया उस अभिनेत्री को अपनी बहन? क्यों इस महान और शक्तिशाली अभिनेता को देखकर भगवान से नाराज हो गए थे दिलीप कुमार? और क्या आप जानते हैं कि पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता होने के बावजूद इस अभिनेता ने एक मशहूर अभिनेत्री को पाने के लिए कर ली धर्म बदलकर दूसरी शादी? और कैसे इस अभिनेता की दूसरी शादी ने बर्बाद कर दी सनी देओल की मां और ईशा देओल की मां की जिंदगी? और कैसे कैसे 2 शादी होने के बावजूद ये अभिनेता पहुंच गया अपने से 27 साल छोटी अभिनेत्री से तीसरी शादी करने? आपको पाने के लिए क्या 1000 जाने कुर्बान। क्यों इस अभिनेता ने 2 शादी करने के बाद भी रखे कई प्रेम प्रसंग? कैसे इस अभिनेता की दूसरी पत्नी 40 सालों से नहीं जा पाई अपने ससुराल और पति के घर? क्यों इस अभिनेता की दूसरी पत्नी को मारने के लिए उठा लिया इस अभिनेता की पहली पत्नी के बेटे ने हथियार? इस अभिनेता के रंगीन मिजाज ने लगा दी 2 पीढ़ियों के बीच वो आग जिसमें जलकर तबाह हो रही है देओल परिवार की पीढ़ी। हर चीज सड़ती जा रही है, ना किसी का धर्म रहा है ना ईमान। मेरा तो जी चाहता है हाथ में चाबुक ले लूं, दाएं बाएं सबकी खा। हिंदी सिनेमा को अनेकों सुपरहिट फिल्म देने के बावजूद क्यों इस अभिनेता को कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया फिल्मों के लिए? बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेता से जुड़े विवाद और जीवन की संघर्ष से जुड़ी बातें। कसम
उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सितारा जो अपने घर से निकला था फिल्मों में हीरो बनने, लेकिन माया नगरी में कदम रखते ही किसान और स्कूल हेडमास्टर के इस बेटे ने देखा जिंदगी का वो संघर्ष जिसने इनको सिखाए जिंदगी के वो लेसन जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। साधारण सा ये लड़का अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत के दम पर एक दिन भारतीय हिंदी सिनेमा के कामयाबी के उस पैदान पर पहुंच गया जहां पहुंचने का सपना हिंदुस्तान का हर नौजवान और फिल्म अभिनेता देखता है। इस अभिनेता के शानदार और जबरदस्त अभिनय को पूरी दुनिया ने पहचाना धर्मेंद्र सिंह देओल के नाम से। तो आज हम आपको इस महान अभिनेता की जिंदगी से रूबरू कराएं, इससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं धर्मेंद्र की शुरुआती जिंदगी, पढ़ाई लिखाई और हिंदी सिनेमा पे पहले कदम रखने तक के सफर। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बाद धर्मेंद्र के माता पिता और उनका पूरा परिवार पंजाब में फगवाड़ा नाम के एक गांव में आकर रहने लगे थे। धर्मेंद्र के पिता उसी गांव के एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हुआ करते थे। धर्मेंद्र ने अपने पिता के ही स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई की और इसके बाद आगे पढ़ाई करने के लिए वे अपनी बुआ के गांव चले गए जो कि फगवाड़ा में ही स्थित है, और वहीं के रामगढ़िया कॉलेज से इन्होंने 10वीं की पढ़ाई पूरी की। धर्मेंद्र जब छोटे थे तो इनका मन पढ़ाई से ज्यादा हिंदी सिनेमा की तरफ था। ये अक्सर घर से निकलते थे स्कूल के लिए, लेकिन पहुंच जाते थे फिल्म देखने या उसकी तरफ इनका रुझान इनको पहुंचा देता था सिनेमा हॉल के अंदर। इनके अंदर बचपन से ही फिल्मों में जाने की चाहत ने जन्म ले लिया था और ये हमेशा अपनी माँ से फिल्मों में हीरो बनने की बात किया करते थे। लेकिन माँ हमेशा यही कहती थी कि तू कौन सा इतना खूबसूरत है जो तुझे कोई फिल्म में लेगा। लेकिन उनकी माँ को क्या पता था कि उनका यही बेटा एक दिन आगे चलकर हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे खूबसूरत एक्टर बनेगा। आया है मुझे फिर याद वो जालिम। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद धर्मेंद्र वहीं रेलवे स्टेशन पर क्लर्क की नौकरी करने लगे और यहाँ धर्मेंद्र की तनख्वाह 150 रुपये प्रति माह मिला करती थी। लेकिन फिल्मों के प्रति इनकी दीवानगी बड़ी गजब की थी। नौकरी रेलवे के लिए किया करते थे, लेकिन इनके अंदर सपना फिल्मों में हीरो बनने का चल रहा होता था। एक बार धर्मेंद्र ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि साल 1949 को एक फिल्म दिल लगी आई जिसको धर्मेंद्र ने पूरे 40 बार से ज़्यादा देख डाला था, क्योंकि धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा बड़ी ही शिद्दत के साथ अपनी तरफ खींचता था। इधर समय गुजर रहा था, अब धर्मेंद्र 19 साल के हो चले, तो ऐसे में माता पिता ने इनकी शादी प्रकाश कौर से करा दी। अब धर्मेंद्र फिल्मों में हीरो बनने के ख्वाब को सीने में दबाकर नौकरी के साथ साथ खेतों में अपने पिता के हाथ बटाने लगे, और जब उनको थोड़ा बहुत वक्त मिलता तो वे रेलवे स्टेशन चले जाते और हताशा और मायूसी के साथ वहां मुंबई आने जाने वाली रेलगाड़ियों को देखा करते थे। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा। धर्मेंद्र की बुआ के बेटे बीरेंद्र पंजाबी फिल्मों के एक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, लेकिन आतंक के दौरान में लुधियाना में ही एक फिल्म जट के ज़मीन की शूटिंग के दौरान आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, और इस वजह से भी धर्मेंद्र के घर वाले फिल्मी दुनिया में जाने को मना करते थे। वाह माँ, अब जब जीने के दिन आए तो मरने की सोच रही है, मरे तुम्हारे दुश्मन। एक बार की बात है कि धर्मेंद्र अपनी माँ से फिल्मों में जाने की बात कर रहे थे। अपने बेटे की चाहत को देखकर माँ ने बड़ी मासूमियत से कहा कि अरे अगर तुझे वहाँ जाना है तो तू वहाँ चिट्ठी क्यों नहीं लिख देता है, हो सकता है वहाँ से तेरे लिए बुलावा ही आ जाए। प्यार से बेटे तुम अर्जी क्यों नहीं भेज देते, वो बुला लेंगे तुम्हें।
इस बात से धर्मेंद्र को एक हौसला तो मिला, लेकिन धर्मेंद्र को यह समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो खत लिखें तो किसे लिखें। और इसी कश्मकश और उधेड़-बुन में काफी समय गुजर गया, लेकिन इसे किस्मत कहिए या फिर माँ के दिल से निकली सच्ची दुआएं कि एक दिन विमल रॉय को नए चेहरों की तलाश थी और इसके लिए उन्होंने पेपर में एक विज्ञापन निकाला और उस विज्ञापन को धर्मेंद्र ने देखा। मेरी माँ की ये आवाज भी भगवान ने सुनी होगी। कुछ ही अरसे बाद फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए एप्लीकेशन छप गई। फिर क्या था, धर्मेंद्र को अपनी राह मिल गई और धर्मेंद्र उस विज्ञापन के आधार पर कुछ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और अपनी सारी जानकारी लिखकर उसी पर्चे पर अर्जी भेज दी। और कुछ समय बाद मुंबई से जवाब भी आ गया कि आपको मुंबई बुलाया गया है। बुलावा आ गया है मुंबई से जवाब आने के बाद माँ तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन धर्मेंद्र के पिता को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी नाराजगी के उसी पल में माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को वहीं माता पिता के पास छोड़कर ये उसी ट्रेन में बैठ गए। इस ट्रेन को ये अक्सर अपने गांव से मुंबई जाता हुआ देखते थे। मुंबई पहुंचते ही इनकी खूबसूरती और स्मार्टनेस को देखकर इनको एक फिल्म में सेलेक्ट कर लिया गया और उस फिल्म का नाम था बंदनी। लेकिन अभी इस फिल्म को बनने में काफी वक्त था। फिर क्या था, इनको काम तलाशना था और जिंदगी का संघर्ष शुरू हो गया। धर्मेंद्र अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनका वो एक साल बहुत कठिन तरह से गुजरा। उन्होंने जुहू के पास एक किराए का कमरा लिया और वो दिन भर कभी स्टूडियो तो कभी उस फिल्म निर्माता के ऑफिस के चक्कर लगाने लगे। उनके संघर्ष में उनके साथी रहे मशहूर फिल्म एक्टर मनोज कुमार। लेकिन धर्मेंद्र के संघर्ष की राह इतनी भी आसान नहीं रही। काम कुछ मिल नहीं रहा था और पैसे जो थे वो खत्म हो चुके थे, लिहाजा कभी कभी भूखे रहने की भी नौबत आ जाती। हालात ऐसे हो गए कि एक बार धर्मेंद्र की भूख से बेहाल होने पर धर्मेंद्र ने पाचन के इस्तेमाल के लिए की जाने वाली बबूल की भूसी को ही पूरा खा गए। उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। हालत काफी खराब हो गई थी, लगता था इनकी जिंदगी अब नहीं बचेगी। लेकिन उपचार के बाद डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि इनको दवा की नहीं बल्कि भरपेट भोजन की जरूरत है। इसके बाद इनका संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और धीरे धीरे धर्मेंद्र अब हिम्मत हारने लगे थे और वो अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखने लगे। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पेट की भूख बर्दाश्त नहीं कर सका और इसी दुखी मन से उन्होंने अपने गांव वापस लौटने का फैसला कर लिया। लेकिन उनके दोस्त मनोज कुमार ने उनको समझाया कि कुछ दिन और देख लो, अर्जुन हिंगोरानी एक फिल्म बना रहे हैं, तुम जाकर देख लो, क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। धर्मेंद्र अर्जुन हिंगोरानी से मिले और 1-2 दिन के बाद इनको अर्जुन हिंगोरानी ने अपनी पहली फिल्म के लिए साइन कर लिया और उस फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये वादा करें जहां भी रहे तुम हमारे। और इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी उस जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री कुमकुम। ये फिल्म 1960 में बनकर रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई और धर्मेंद्र को इस फिल्म से कोई महत्वपूर्ण फायदा नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री में एक फिल्म करने के बाद इनका हौसला जरूर बढ़ गया। धर्मेंद्र का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, अब संघर्ष का रूप बदल गया था। मुझको इस रात की तन्हाई में और अब वो अच्छा काम करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। धर्मेंद्र को उनकी जिंदगी की वो फिल्म मिली जिसकी वजह से धर्मेंद्र को जबरदस्त शोहरत पहचान मिली और वो फिल्म थी फूल और पत्थर। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को पहली बार एक रोमांटिक हीरो की भूमिका की छवि से बाहर निकालकर एक एक्शन हीरो के तौर पर रूबरू करा दिया और इस फिल्म की कामयाबी ने धर्मेंद्र को उनके कैरियर की वो ऊंचाई दी जिसके लिए धर्मेंद्र ने इतना लंबा जिंदगी का संघर्षपूर्ण सफर तय किया था। इसके बाद धर्मेंद्र के कदम कामयाबी की तरफ ऐसे बढ़े कि फिर कभी नहीं रुके। तुमने मेरे इलाके में चोरी की, मेरे आदमी को मारा, माल वापस करो,
आदमी का हिसाब मैं बाद में लूंगा। और धर्मेंद्र अपनी मेहनत और लगन से हिंदी सिनेमा की लगभग 300 फिल्मों में उन्होंने काम कर डाला और जिसमें उन्होंने बहुत यादगार भूमिकाएं भी निभाई। और धर्मेंद्र अपनी फिल्मों की सफलता की वजह से उस दौर के सबसे महंगे एक्टर बन गए। फिल्म निर्माता धर्मेंद्र के बिना अपनी फिल्म को बनाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उस वक्त धर्मेंद्र सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले अभिनेता बन गए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपना शिकार खुद मारना सीखो। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूं। और कामयाबी के रास्ते पर धर्मेंद्र ने सूरत और सीरत, आई मिलन की बेला, देवर, आंखें, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, यादों की बारात, पठार और पायल, चुपके, शोले, प्रतिज्ञा, ड्रीम गर्ल, धर्मवीर, द बर्निंग ट्रेन, अली बाबा 40 चोर, गुलामी, बंटवारा, यमला पगला दीवाना जैसी हिट और सुपरहिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। तो अपने होते हैं अपने। धर्मेंद्र वही अभिनेता हैं जिन्होंने लगातार 100 हिट फिल्में देकर अपने नाम को बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8 में अपनी जोड़ी। धर्मेंद्र ने अपने समय की सभी छोटी बड़ी अभिनेत्रियों और अभिनेताओं के साथ काम किया और सफल भी रहे। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। तो दोस्तों, ये रहा धर्मेंद्र जी का फिल्मी सफर जिसको हमने आप सबके सामने रखा। चलिए बात करते हैं निजी जीवन की, जिसको लेकर धर्मेंद्र ने काफी मुश्किलों, आरोपों और आलोचनाओं का सामना किया। धर्मेंद्र जब फिल्मों में काम की तलाश में मुंबई आए थे तो इनकी शादी 1954 में प्रकाश कौर से हो चुकी थी। शादी के कुछ सालों में प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल के वे माता पिता बने। धर्मेंद्र जब मुंबई में फिल्मों को पाने के लिए बड़ी मशक्कत कर रहे थे तो इनके ऐसे वक्त में जिंदगी में आए मशहूर और जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी। मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने साल 1964 में एक साथ एक फिल्म में मैं भी लड़की हूं में काम किया था और इसके बाद इन दोनों की जोड़ी काजल, पूर्णिमा, फूल और पत्थर में नजर आई थी और फिल्मों में काम करते करते इन दोनों के बीच एक रिश्ता सा बन गया था। धर्मेंद्र को शुरुआती दिनों में हिंदी सिनेमा में किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी, तो ऐसे में इनकी मुलाकात हुई मीना कुमारी से, जो सभी की मदद और दरिया दिली के लिए मशहूर थी। मीना कुमारी ही वो अभिनेत्री रहीं जिन्होंने धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा में जमे रहने के सारे गुर सिखाए थे और धर्मेंद्र के फिल्मी सफर को कामयाब बनाने में मीना कुमारी ने जरूरत से ज्यादा उनकी मदद भी की थी और वो धर्मेंद्र को अपनी फिल्मों में काम दिलवाने लगी थी। वो फिल्म निर्माता और निर्देशकों से धर्मेंद्र को अपनी फिल्मों में लेने के लिए जोर लगाती थी और सिफारिश करती थी और इनकी मदद से धर्मेंद्र के कैरियर को नया मौका मिल गया। लेकिन इनकी ये मदद धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। ताकत के जोर पर तुम दुनिया वालों का मुंह जरूर बंद कर सकते हो, नफरत को मोहब्बत में नहीं बदल सकते। दरअसल उस समय मीना कुमारी के पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से वे काफी मुश्किलों से गुजर रही थी। तो ऐसे में धर्मेंद्र का मिलना और उनका साथ मीना कुमारी को भी अच्छा लगने लगा था और धीरे धीरे इन दोनों की बातें, मुलाकातें कब हिंदी सिनेमा के साथ साथ कई पत्र पत्रिकाओं की हेडलाइन बन गई। लेकिन इन सब के बीच ना तो कभी मीना कुमारी ने कुछ कहा और ना ही धर्मेंद्र ने। लेकिन एक दिन जब मीना कुमारी को धर्मेंद्र के घर की छत पर देखा गया जिसमें धर्मेंद्र एक लुंगी में दिखे, तो वहीं मीना कुमारी हाथ में तकिए को पीछे छुपाते हुए दिखाई दी और इस दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया गया। जिसके बाद जब ये फोटो दुनिया के सामने आई तो इन दोनों के रिश्तों पर उंगली उठना लाजमी था। कहा जाता है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र का प्रेम 3 साल तक रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र को जब कामयाबी मिल रही थी तो ऐसे में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया और उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी। मुझे अपना लो शांति।
मीना कुमारी तो पहले से ही अपने पति की जातियों की वजह से तन्हा और परेशान थीं और ऐसे में धर्मेंद्र की ये बेरखुई मीना कुमारी के ऊपर किसी जुर्म से कम नहीं। हाँ, दुनिया को मेरे मुंह पर थूक नहीं चाहिए। बिगड़ते रिश्तों के बीच धर्मेंद्र ने एक बार मीना कुमारी को जोरदार तमाचा भी मार दिया था, जिसकी वजह से मीना कुमारी काफी टूट गई थी, क्योंकि धर्मेंद्र ने उनके साथ वो किया जिसकी उनको कभी उम्मीद भी नहीं थी। ये बात मुझे बहुत पहले ही मालूम हो गई थी। मेरे जैसी अभागन लड़की को तो कब का मर जाना चाहिए था। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि धर्मेंद्र ने उस वक्त मीना कुमारी से एक झूठा प्यार किया था। तुमने मुझे सहारा दिया, मुझ पर दया की। उन्होंने सिर्फ कामयाबी के लिए मीना कुमारी का इस्तेमाल किया था। तुम भी मुझे बुरा समझती हो। आगे चलकर उनसे मतलब निकल जाने के बाद उनकी जिंदगी से वे बाहर हो गए थे। ऐसा ना कहो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। झूठ, झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम्हें किसी से प्यार नहीं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। इस तरह से पहले से दुखी लाचार चल रही इस अभिनेत्री को धर्मेंद्र ने वो दर्द दिया जिसको वो कभी भी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पाई। मीना कुमारी के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी में उस समय की बेहद खूबसूरत, दिलकश, आकर्षक अभिनेत्री ड्रीम गर्ल जानी मानी हेमा मालिनी आई। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी को फिल्मी पर्दे पर लोग काफी पसंद करते थे, लेकिन ये फिल्मी जोड़ी आगे चलकर रियल जोड़ी बन जाएगी ये किसी की भी समझ से परे था। दरअसल हेमा मालिनी अपने दौर की टॉप अभिनेत्री थी और हेमा को एक्टर संजीव कुमार और दूसरे अभिनेता जितेंद्र भी पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, और संजीव कुमार के साथ इनकी शादी की चर्चा जोरों पर चल रही थी। लेकिन इसी वक्त में जितेंद्र ने हेमा को शादी के लिए मना लिया और दोनों शादी करने के लिए परिवार के साथ मद्रास चले गए थे। लेकिन ऐसे में धर्मेंद्र, जो हेमा मालिनी की शादी के बारे में खबर मिली तो धर्मेंद्र ने भी कुछ नहीं देखा और जितेंद्र की प्रेमिका शोभा को लेकर सीधे वहां पहुंच गए और काफी हंगामे के बीच ये शादी वहीं रोक दी गई और इसके बाद हेमा और धर्मेंद्र का प्यार परवान चढ़ने लगा। तुम ही बताओ ना, कब होगी अपनी शादी? जब होनी होगी तब हो जाए। धर्मेंद्र ने अपने से 13 साल छोटी हेमा मालिनी से इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर ली। किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। हालांकि प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को कभी तलाक नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी हेमा मालिनी को स्वीकार भी नहीं किया और कभी भी अपने घर में कदम नहीं रखने दिया, और इस तरह से हेमा मालिनी कभी भी अपने ससुराल नहीं जा पाई थी। हेमा और धर्मेंद्र की शादी से इनको 2 संतानें हुई, ईशा और आहाना। बताया जाता है कि इस शादी से सनी देओल अपने पिता और हेमा मालिनी से इस कदर नाराज थे कि एक दिन उन्होंने गुस्से में हेमा मालिनी को मारने के लिए चाकू तक उठा लिया था। जाइए जहां जी चाहता है चले जाइए, हम समझेंगे, हमारा कोई बेटा था ही नहीं। लेकिन सनी देओल आज तक अपनी मां प्रकाश कौर के दुखों के पीछे हेमा मालिनी को ही जिम्मेदार मानते हैं और इसीलिए आज तक इन दोनों परिवारों में कोई संबंध नहीं है और हेमा मालिनी 40 सालों से कभी भी अपने ससुराल नहीं जा पाई। हेमा मालिनी से शादी करने के बाद भी धर्मेंद्र के प्रेम प्रसंग नहीं रुके थे। धर्मेंद्र, जो इंसान पहले भी शादीशुदा होकर धोखा दे सकता था, वो किसी भी रूप में यकीन के काबिल नहीं हो सकता था और हुआ भी यही। 80 के दशक में हेमा से शादी के बाद धर्मेंद्र का नाम जुड़ा खूबसूरत और हुनरमंद अभिनेत्री अनीता राज के साथ। अनीता राज हिंदी फिल्मों का एक मशहूर, खूबसूरत, जाना माना चेहरा थी। इनकी गिनती भी उस समय में टॉप अभिनेत्रियों में होती थी। श्रीदेवी के बाद उस समय सबसे ज्यादा फिल्म अनीता राज ही कर रही थी। अनीता राज ने धर्मेंद्र के साथ करिश्मा कुदरत का जीने नहीं दूंगा, नौकर बीबी का फिल्म में एक साथ काम किया था और इन्हीं फिल्मों में काम करते करते इन दोनों के बीच
नजदीकियां बढ़ गई थी और जो धर्मेंद्र पहले से 2-2 शादियों और 2-2 पत्नियों के पति थे, वो एक बार फिर से अपने से लगभग 27 साल छोटी अभिनेत्री के प्यार में इस कदर पड़े कि वो अपने साथ अनीता राज को फिल्मों में कास्ट करने के लिए फिल्म निर्माताओं के ऊपर दबाव बनाने लगे थे। धर्मेंद्र अक्सर अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद सीधे अनीता राज के पास चले जाते और इस इश्क के बीच धर्मेंद्र को अपनी किसी भी बदनामी, परिवार, बाल बच्चों की किसी की भी कोई परवाह नहीं रही। जगा दिया दिल के अरमानों को। लेकिन इनकी जिंदगी में बवाल तब हुआ जब इनकी पत्नी हेमा मालिनी और सनी देओल को यह पता चला कि धर्मेंद्र एक बार फिर से तीसरी शादी करने जा रहे हैं। तो दोनों परिवारों में क्रोध की आग भड़क गई और हेमा मालिनी और सनी देओल दोनों ने सख्त रवैया अपनाते हुए अनीता राज को समझाया और उसी सख्त लहजे में धर्मेंद्र को भी सुधारा और इस तरह से सनी देओल और हेमा के गुस्से के आगे धर्मेंद्र झुक गए। आप चाहते क्या है पापा? और इस बवाल के बाद ही जल्दबाजी में अनीता राज ने सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली। क्या से क्या हो गए। लेकिन इसके बाद भी हिंदी सिनेमा की बहुत सारी ऐसी हीरोइनें थीं जिनका नाम धर्मेंद्र के साथ जोड़ा गया, जैसे आशा पारेख, जीना तमान, मुमताज, राखी जैसी बड़ी बड़ी अभिनेत्री ना चाहते हुए भी इस अभिनेता के प्यार में पड़ गईं। लेकिन समय रहते इनको सही मार्गदर्शन मिल गया और ये सभी अभिनेत्रियां शादी के रास्ते तक नहीं पहुंच पाई। मशहूर अभिनेत्री राखी के बारे में कहा जाता है कि राखी की पहली शादी टूटने की वजह धर्मेंद्र के साथ उनकी नजदीकियां रही हैं। लेकिन बदलते समय में राखी धर्मेंद्र की फितरत को समझ गईं और उनका साथ छोड़कर गुलजार से शादी करके धर्मेंद्र से अलग हो गई थी। लगता रहे फिर भी जीना पड़े। धर्मेंद्र के प्रेम प्रसंग समय समय पर किसी न किसी अभिनेत्री के साथ जुड़ते ही रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र की जिंदगी में एक ऐसी अभिनेत्री भी आई थी जिन्होंने उनको उनकी हरकतों के चलते ऐसा जोरदार तमाचा रसीद किया था कि इनकी अक्ल ठिकाने आ गई थी। दरअसल हुआ यूं कि साल 1965 की एक फिल्म चांद और सूरज में धर्मेंद्र अभिनेत्री तनुजा के साथ काम कर रहे थे। और एक दिन फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद धर्मेंद्र और तनुजा पार्टी करने चले गए, जहां कुछ दिन साथ रहने के बाद धर्मेंद्र ने तनुजा के साथ अपना आशिक मिजाज रवैया अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन तनुजा को ये सब पसंद नहीं आया और तनुजा ने भी ना देखते हुए वहां सबके सामने धर्मेंद्र को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। धर्मेंद्र को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस पार्टी में एक लड़की उनके चेहरे पर तमाचा रसीद कर देगी और इस हंगामे के बाद धर्मेंद्र ने तनुजा से माफी मांगी और उनको अपने हाथ पर राखी बांधने के लिए कहा। तनुजा ने भी उस वक्त एक काला धागा लेकर धर्मेंद्र की कलाई पर राखी बांध दिया और वो दोनों आज भी अपने इस रिश्ते को भाई बहन की तरह ही निभाते हैं। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के इकलौते ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने कभी भी अपनी फिल्म की शूटिंग में अपने किसी भी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा खतरनाक से खतरनाक शॉट भी खुद दिया करते थे। सन 1989 में उनकी एक फिल्म करतब के एक सीन के लिए धर्मेंद्र ने हकीकत में एक चीते से लड़ाई भी की और इस तरह से धर्मेंद्र फिल्मों में अभिनेता होने के साथ साथ असल जिंदगी के भी हीरो हैं। धर्मेंद्र आज 89 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो काफी हष्ट-पुष्ट हैं और आज भी वो अपने फार्म हाउस में एक किसान के रूप में खेती करते हुए देखे जा सकते हैं और इसके अलावा कुछ टीवी शोज और इवेंट में भी दिखते हैं। तो दोस्तों, ये रही धर्मेंद्र के जीवन की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर धर्मेंद्र के जीवन से संबंधित कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका जवाब हम अवश्य देंगे। धन्यवाद।